हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ राठौड़ और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सैलरी नेगोशिएशन। देखो, सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लाइफ में, करेक्ट? और उसके लिए ही हम लोग काम करते हैं। तो मैं ये वीडियो में ट्राई करूंगा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने की जो पर्सनली मैंने यूज किए हैं और जिसकी वजह से मुझे जितनी सैलरी चाहिए थी वो मुझे मिल गई है। तो ये वीडियो में हम लोग बहुत सारे सिनारियोस लेंगे क्योंकि हर एक के लिए सेम सिनारियो एप्लीकेबल नहीं होता है। शायद आपके लिए पहला सिनारियो एप्लीकेबल हो और किसी और के लिए दूसरा सिनारियो एप्लीकेबल हो। तो हम लोग वो हिसाब से एक-एक सिनारियो को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सपोज कि आपका सैलरी 5 लाख है और अभी आपको दूसरा ऑफर ढूंढना है। तो आप क्या करोगे? आप आपका रेज्यूमे बनाओगे, जॉब पोर्टल्स में डालना चालू करोगे और फिर आपको कॉल्स आना चालू हो जाएंगे। तो समझो कि आपको एचआर का कॉल आ गया। तो एचआर हमको कॉल पे पूछता है कि आप कितना सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं पता है? वो लोग सीधा एक नंबर दे देते हैं कि जैसे कि मैंने बोला, समझो कि आपकी सैलरी 5 लाख है, तो सीधा एचआर को बोल देते हैं 8 लाख है। तो अगर समझो यहाँ पे एचआर का बजट 10 लाख या 12 लाख रहा तो आपका तो यहाँ पे नुकसान हो गया क्योंकि आपने 8 लाख मांगा है, लेकिन एचआर का बजट 10 से 12 लाख है। लेकिन क्योंकि अभी आपने 8 लाख ही मांगा है तो एचआर आपको 8 लाख ही देगा, करेक्ट? मतलब हम लोग ये सुनते हैं कि नहीं, एचआर ऐसे बोलता है कि नहीं, हमारा बजट तो 10 लाख है, भले ही आपने 8 लाख मांगा है, हम आपको 10 लाख देंगे। तो ये सब है ना, बातों में ही अच्छा लगता है, ये प्रैक्टिकली होता नहीं है। आप ही समझो ना कि अगर आप किसको हायर कर रहे हो और आपका बजट है 50,000, लेकिन सामने वाला अगर 30,000 मांग रहा है तो आप क्या उसको 50,000 दोगे? नहीं ना। आप तो उसको 30,000 ही दोगे क्योंकि वो 30,000 में खुश है। तो वही प्रैक्टिकली एप्लीकेबल यहाँ पे भी होता है। आप जितना एचआर के पास मांगोगे, अगर एचआर का बजट ज्यादा भी है फिर भी आपको वो उतना ही देंगे जितना आपने मांगा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको एचआर से बजट निकलवाने की कोशिश करनी है कि एचआर का कितना बजट है। तो जब भी आपको कॉल आता है ना एचआर का, तो आप सीधा आपका एक्सपेक्टेड सैलरी मत बोलो। आप यहाँ पे एचआर को ऐसे बोलो कि आप ये बता सकते हो क्या कि आप ये जो पोजीशन के लिए हायर कर रहे हो उसका बजट कितना है। तो यहाँ पे मल्टीपल सिनारियोस हो सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले पहला सिनारियो समझते हैं। अभी यहाँ पे क्या होगा, एचआर आपको बता देगा कि उनका बजट कितना है। समझो कि एचआर का बजट 10 लाख है, तो वो आपको बता देगा कि हम लोग का बजट 10 लाख है। तो देखो, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, उसके बाद वो आपका एक्सपेक्टेशन बोलेगा। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जब भी आपको कोई एक्सपेक्टेशन पूछे ना, आपको एक नंबर नहीं देना है, डायरेक्ट आपको रेंज बोलना है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि मैं 12 से 14 लाख एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो 1-2 लाख में कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे एचआर आपको डायरेक्ट भी बोल सकता है कि नहीं, हमारा मैक्सिमम बजट 10 लाख है, या फिर वो बोलेगा ठीक है, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको और एक चीज करनी है। आप जब रेंज बोल रहे हो ना 12 से 14 लाख, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि हम ओपन फॉर नेगोशिएशन। तो एचआर आपको एटलीस्ट इंटरव्यू के लिए कंसिडर कर लेगा। फिर आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है, वो हिसाब से आप फिर डिस्कस कर सकते हो। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है और एचआर आपको बोलता है, देखो यहाँ पे भी आप जब भी रेंज दोगे ना 12 से 14 लाख, तो एचआर मोस्टली हमेशा मिनिमम ही कंसिडर करेगा। लेकिन अगर आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है तो आप ज्यादा भी मांग सकते हो, आप 13 मांग सकते हो, 14 मांग सकते हो। डिपेंड करता है आपका इंटरव्यू कैसे जाता है। और आप जैसे ही एचआर से बात करोगे ना, आपको समझ में भी आ जाएगा कि एचआर का कितना बजट है, तो आप वो हिसाब से भी फिर डिस्कस कर सकते हो। और यहाँ पे देखो, आपने 12 से 14 मांगा है और एचआर ने 10 बोला है। तो ऐसा नहीं है कि आप रिजिड हो जाना कि नहीं, मेरे को 12 से 14 के बीच में ही चाहिए। आप यहाँ पे देखना, अगर एचआर 11 तक आ रही है, आप 12 तक आने की कोशिश करना और ऐसे मिडिल नंबर में आप सेटल हो जाना। रिजिड मत रहना कि नहीं, मेरे को तो 13 ही चाहिए, 14 ही चाहिए, मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है। नहीं, ऐसा मत करना क्योंकि कंपनी का भी बजट होता है, तो हर बार वो ओवर बजट नहीं जाएगी, करेक्ट? तो आप एक बीच के नंबर पे सेटल हो जाना। तो ये पहला सिनेरियो हुआ जहाँ पे एचआर आपको बजट बता देगी। अभी दूसरा सिनेरियो लेते हैं जहाँ पे एचआर आपको नहीं पता था कि उनका बजट क्या है। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, क्योंकि आप 5 लाख पे हो, करेक्ट? और आपको लगता है कि मुझे 10 लाख मिलना चाहिए। तो आप ऐसे बोल सकते हो एचआर को, यहाँ पे भी आपको रेंज ही देना है। यहाँ पे आपको क्या रेंज देना है, आपको बोलना है कि मैं 10 से 14 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो एचआर, और फिर बोल सकते हो कि मैं ओपन हूँ नेगोशिएशन के लिए। ये आपको बोलना है ओपन फॉर नेगोशिएशन, क्योंकि नहीं तो एचआर को लगेगा कि नहीं, 10 से 14 ही चाहिए इसको, तो हमारा अगर बजट 8 लाख है तो आप नहीं आओगे। ऐसा मत करना। आप रेंज बोलना और फिर बोलना कि मैं ओपन हूँ नेगोशिएशन के लिए। तो यहाँ पे अगर एचआर को लगा कि हाँ, हमारा बजट में फिट हो रहा है और आप नेगोशिएशन के लिए क्योंकि ओपन हो, तो हम लोग आगे कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी एचआर आपको इंटरव्यू के लिए आगे भेज देगा। फिर जैसे आप इंटरव्यू में जाओगे, और आपका डिपेंड करता है आपका इंटरव्यू कैसे था। अगर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाता है तो आप वो नंबर में स्टिक रह सकते हो, 10 to 14 में।
फिर यहाँ पे नेगोशिएशन तो होने ही वाला है, सीधी सी बात है, हम जितना मांगेंगे एचआर उतना देगा तो नहीं। तो यहाँ पे भी एचआर बोल सकता है कि हमारा बजट 9 लाख है, आप बोलोगे नहीं मैं तो 12 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ऐसे करके आप नेगोशिएट करके एक बीच में सेटल आ सकते हो। अगर आप 5 लाख है तो मुझे लगता है अगर आपको 9 या 10 मिल रहे तो आपको एटलीस्ट फर्स्ट ऑफर ले लेना चाहिए। फिर तीसरा सिनेरियो लेते हैं, यहाँ पे आपको पता नहीं है कि आपको कितना सैलरी चाहिए, तो आप यहाँ पे एचआर को बोल सकते हो कि मुझे सैलरी बेस्ड ऑन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड चाहिए। तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड अराउंड 30 to 50% या 60% तक भी जाता है। तो एचआर आपको यहाँ पे आगे शायद नंबर ना भी पूछे, बोलेगा ठीक है, वो आप लिख लेगा कि हाँ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से इसको सैलरी चाहिए, और वो आपको आगे इंटरव्यू के लिए भेज देगा। फिर वापस वही हो जाएगा, आपको इंटरव्यू से पता चल जाएगा, और फिर जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आप रिसर्च भी कर सकते हो कंपनी के बारे में कि ये कंपनी में एवरेज सैलरी कितना दे रहा है। कभी कभी क्या होता है, अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनी में जा रहे हो तो उसका सैलरी थोड़ा कम होगा, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जा रहे हो तो उसका सैलरी थोड़ा ज्यादा होगा, और अगर आप स्टार्टअप जा रहे हो तो उसका सैलरी तो और भी ज्यादा होगा। तो आपको ये फैक्टर डिसाइड करना है कि आप किस कंपनी का इंटरव्यू दे रहे हो, वो हिसाब से आपको वो कंपनी का रिसर्च करना है कि वो कंपनी में क्या रेंज ऑफ सैलरी लोगों को मिल रही है, और वो हिसाब से फिर आपको नंबर बोलना है, मतलब जो भी रेंज बोलना है। तो मैं यहाँ पे ये नहीं बताऊंगा कि आपको कंपनी के बारे में कैसे रिसर्च करना है, आप कैसे रिसर्च कर सकते हो सैलरी के बारे में। अगर वो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो यहाँ पे हमने 3 सिनेरियो डिस्कस किए। पहला सिनेरियो जहाँ पे एचआर आपको बजट बोल देता है, दूसरा सिनेरियो जहाँ पे एचआर आपको बजट नहीं बोलता है, तीसरा सिनेरियो जहाँ पे आपको भी नहीं पता कि आपको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए। तो आप आपके हिसाब से देखना कि आप कौन से सिनेरियो में फिट होते हो, और वो हिसाब से आप सैलरी नेगोशिएशन के लिए आगे बढ़ सकते हो। और यहाँ पे और एक बात है, जैसे मैंने बोला सर्विस बेस है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, स्टार्टअप है, हर एक कंपनी के हिसाब से जो आप सैलरी रेंज बोलोगे वो अलग होगा। सर्विस बेस के लिए आप थोड़ा कम बोलोगे, प्रोडक्ट बेस के लिए थोड़ा ज्यादा बोलोगे, और स्टार्टअप के लिए उससे भी ज्यादा बोलोगे। तो अभी आपने, ये पहला स्टेप होता है, करेक्ट। अभी आपने इंटरव्यू दे दिया, आपका इंटरव्यू अच्छा गया और आपको फर्स्ट ऑफर मिल गया। सपोज कि आपका 5 लाख सैलरी था, आपको फर्स्ट ऑफर मिल गया 9 लाख का, समझते हैं, ठीक है। अभी आपको क्योंकि 9 लाख का ऑफर मिल गया, लेकिन आप जो करंट कंपनी में काम कर रहे हो, आपको वही कंपनी में रहना है, आपको लग रहा है कि कंपनी अच्छी है, मेरा ग्रोथ अच्छा हो रहा है, मेरा मैनेजर अच्छा है, एनवायरनमेंट अच्छा है, और मैं यहाँ पे आगे बढ़ सकता हूँ। तो आपको क्या करना है, करंट कंपनी के मैनेजर से बात करनी है कि देखो, मेरे को बाहर का इतना ऑफर मिल रहा है, लेकिन मैं ये करंट कंपनी में रहना चाहता हूँ क्योंकि मुझे कंपनी में ग्रोथ दिख रहा है। तो आप क्या मुझे रिटेन कर सकते हो क्या, या आप कुछ कर सकते हो क्या। तो देखो, अगर मैनेजर को भी लगा कि आप एक अच्छे रिसोर्स हो, आपको रिटेन कर लेना चाहिए, तो वो भी एचआर से बात करेगा और देखेगा कि क्या आपको सैलरी ऑफर कर सकते हैं। कभी कभी क्या होगा, समझो कि आप 9 लाख का ऑफर आपके पास है, तो करंट कंपनी का बजट शायद 9 लाख नहीं होगा, तो वो आपके पास आएगी कि हम लोग 7 लाख देने को तैयार है, 8 लाख देने को तैयार है, या कभी कभी वो लोग मैच भी कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको भी डिसाइड करना है कि आपको करंट कंपनी में रहना है कि दूसरे कंपनी में जाना है। ये हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है। किसके लिए करंट कंपनी अच्छी होगी, मतलब आपको लग रहा होगा कि करंट कंपनी में मुझे रहना चाहिए, यहाँ पे ग्रोथ अच्छी है। किसको लगेगी नहीं, करंट कंपनी में मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है, मैं यहाँ पे आगे नहीं पढ़ पाऊंगा, तो मुझे दूसरी कंपनी में जाना ही जाना है। तो ये आपको कंसिडर करना पड़ेगा आपके सिचुएशन के हिसाब से। तो आप ये भी समझो कि पहला सिनेरियो है कि आपको करंट कंपनी में रहना है, तभी आप जाके मैनेजर और एचआर को बोलना कि मेरे को एक ऑफर मिला है। अगर आपको करंट कंपनी में रहना ही नहीं है तो ये सैलरी नेगोशिएशन करके कोई फायदा नहीं है, करेक्ट। तो अगर आपको, हम लोग पहला सिनेरियो लेते हैं जहाँ पे आपको करंट कंपनी में रहना है, तो यहाँ पे आपने मैनेजर से बात की कि मुझे इतना बाहर मिल रहा है, तो आप कुछ कर सकते हो क्या। तो वो एचआर से डिस्कस करेगा, एक बजट लेके आएगा। फिर समझो कि वो सेम बजट लेके आएगा, थोड़ा कम लेके आएगा, लेकिन यहाँ पे 1-2 लाख के लिए मत छोड़ना। अगर आपको लगेगा कि नहीं करंट कंपनी में मेरा ग्रोथ हो रहा है, अच्छा है, तो फिर यहाँ पे आप करंट कंपनी में भी रुक सकते हो। फिर अभी समझो दूसरा सिनेरियो लेते हैं जहाँ पे आपको करंट कंपनी में रुकना ही नहीं है, तो आपको करंट कंपनी को सीधा बोलना है कि मेरे को बाहर इतना ऑफर मिला है और मुझे ये कंपनी छोड़नी है। अगर वो बोलते भी है कि हम लोग कुछ कर सकते हो, तो आप बोल सकते हो कि नहीं, मुझे करंट कंपनी में ग्रोथ नहीं दिख रही है, इसलिए कोई मतलब नहीं है करके, करेक्ट। आपको करंट कंपनी में रहना नहीं, तो फालतू का सैलरी नेगोशिएशन करके क्या फायदा, करेक्ट। तो अभी आपने करंट कंपनी को बोल दिया कि नहीं मुझे छोड़ना है, और आपने पेपर डाल दिया, ठीक है। ये 2 सिनेरियो होते हैं। अभी यहाँ पे भी बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं पता है, उनको जैसे ही पहला ऑफर मिल गया ना, वो दूसरा ऑफर ढूंढते ही नहीं है। वो बोलते हैं अच्छा चलो एक ऑफर मिल गया मस्त, 80% 100% हाइक मिल गया, अभी मुझे दूसरा ऑफर ढूंढने की जरूरत नहीं है। नहीं, आप ऐसा मत करना, आप इस पे और ऑफर लाने की कोशिश करना। तो आप क्या करोगे, अभी आपके पास एक ऑफर है, आपने ऑलरेडी पेपर भी डाल दिया है, आपका नोटिस पीरियड भी अभी कम हो रहा है, तो आप जब भी दूसरे कंपनी के लिए जा रहे हो, तो अभी आपके पास 9 लाख का ऑफर है, तो आप उसको सीधा बोल सकते हो कि मेरा करंट सिटी से 5 लाख है, लेकिन मेरे पास एक ऑफर है 9 लाख का, तो आप कितना दे सकते हो। तो अभी सीधी सी बात है, वो 9 लाख के नीचे तो नहीं देंगे, करेक्ट, थोड़ा ज्यादा ही देंगे।
10 लाख दे सकते हैं, 12 लाख दे सकते हैं, वो आपको बता भी देगा कि हमारा बजट कितना है। तो सपोज कि आपका जब आपने जॉब ढूंढना चालू किया था ना, आप 5 लाख पे थे, लेकिन आपका मोटिव था 15 लाख जाने का, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अभी आपको 9 लाख का ऑफर मिल गया, आप वो नेक्स्ट कंपनी को बोल सकते हो कि मैं 10 से 13 के बीच में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो वो अगर कंपनी का बजट रहा तो वो भी आपको दे देगी। तो नॉर्मली कैसे होगा, अभी वो लोग आपका करंट सिटी से 9 लाख गिनेंगे क्योंकि आपके पास एक ऑफर है, करेक्ट। नहीं तो अगर आपके पास एक ऑफर नहीं होता ना तो वो सीधा आपका 5 लाख गिनते थे। और 5 से 15 मांगना डायरेक्ट, ये भी बहुत लोग गलती करते हैं। लोग क्या करते हैं, सीधा 5 लाख सैलरी है, मैं सीधा 15 लाख मांग लेता हूँ। ऐसा नहीं होता। अगर आपको 5 से 15 तक जाना है ना तो आपको बीच में मल्टीपल ऑफर्स लाने पड़ेंगे। जैसे कि हमारे केस में हमने एक ऑफर लेके आ गए 9 लाख का, अभी आपको 15 तक जाना है तो आप दूसरी कंपनी से बात कर रहे हो कि मैं 10 से 13 के बीच में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, करेक्ट। तो आपको वो कंपनी समझो कि एक ऑफर दे देती है 12 लाख। अभी आप उसके बाद भी और एक ऑफर ढूंढने चाहते हो, अभी आप वो कंपनी को क्या बोलोगे कि मेरा करंट सीटीसी तो 5 लाख है, लेकिन मेरे पास ऑफर कितना है, 12 लाख का। तो मैं अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 14 से 17 लाख के बीच में। आपको हमेशा एक रेंज देना है, क्योंकि क्या पता अगर वो कंपनी का बजट ज्यादा रहा तो, इसलिए हमेशा आपको रेंज देना है, एक सिंगल नंबर नहीं बोलना है। तो अभी तीसरे कंपनी में आपको समझो 16 लाख का ऑफर मिल गया। तो देखो यहाँ पे हमको 5 से 16 तक जाने के लिए 3 ऑफर लाने पड़े। हर एक के केस में अलग हो सकता है, किसको शायद 6 से 7 ऑफर लाने पड़ सकते हैं 5 से 15 तक जाने के लिए, किसको शायद 2-3 ऑफर में ही 5 से 15 तक, 15 या 16 तक मिल सकता है। तो ये सिनारियो टू सिनारियो डिपेंड करता है। आप देखना, आप जैसे ही एचआर से बात करोगे ना, आपको समझ में आना चालू हो जाएगा कि उसका कितना बजट है, और वो हिसाब से आप फिर नेगोशिएट कर सकते हो। तो अभी समझो कि आपके पास 2 ऑफर है, ठीक है। पहली कंपनी आपको 9 लाख दिया और दूसरी कंपनी ने आपको 13 लाख दिया। तो अगर लेकिन आपको लगता है कि जो फर्स्ट कंपनी का ऑफर है आपको वो कंपनी में जाना है क्योंकि आपको रोल अच्छा लग रहा है, वो कंपनी बेटर है, तो आप वापस वो कंपनी के पास भी जा सकते हो कि देखो मेरे को एक दूसरा ऑफर मिला है 13 लाख का, कि आप कुछ कर सकते हो क्या। तो यहाँ पे बहुत लोगों को डर लगता है कि अगर मैं फर्स्ट कंपनी के पास गया तो अरे यार वो ऑफर रिवोक कर लेगा। ऐसा नहीं होता, कोई भी कंपनी ऑफर रिवोक नहीं करेगी। अब जैसे ही फर्स्ट कंपनी के पास जाओगे ना, वो बोल देगी कि नहीं हमारा बजट इतना ही है, हम इतना ही दे सकते हैं। शायद थोड़ा बड़ा भी दे या फिर नहीं भी बड़ा, डिपेंड करता है वो कंपनी का बजट कितना है। वो ऐसा नहीं बोलेगी अरे यार आप दूसरा ऑफर लेके आ गए, अभी तो हम आपका ऑफर रिवोक कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। वो आपको बोल देगी कि हमारा बजट कितना है। अगर वो बजट नहीं आगे बढ़ाती है और आपको लगता है कि बहुत कम है तो आपको दूसरी कंपनी में जाना चाहिए, तो आप फिर दूसरी कंपनी का ऑफर एक्सेप्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं ऐसे बोलूँगा कि सिर्फ सैलरी एक फैक्टर नहीं होता, आपको बाकी फैक्टर भी कंसिडर करने पड़ेंगे कि प्रोजेक्ट कौन सा है, कंपनी कैसी है, कंपनी में ले ऑफ कितने हुए हैं, फिर आपकी जो हायरिंग हुई है वो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हुई है कि आप बेंच पे रहने वाले हो। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उस पर डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको ये 2 कंपनी में से कौन सी कंपनी में जाना है। 1-2 लाख सैलरी से इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं हो कि आप ज्यादा सैलरी की कंपनी में जाओ और वहां पे आपका थोड़े महीनों में ले ऑफ हो जाए, क्योंकि वो कंपनी बहुत सारी ले ऑफ करती थी और आपने रिसर्च नहीं किया था। तो वापस आपको थोड़े महीने के बाद ये वापस पूरा प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा, इंटरव्यू देने का, ऑफर क्रैक करने का। और मैं रेकमेंड नहीं करता कि बार बार हम लोग ये प्रोसेस में रहे। आप एटलीस्ट एक कंपनी में चले जाओ, थोड़े टाइम काम करो और वापस फिर आप इंटरव्यू थोड़े साल के बाद देना चालू कर सकते हो, और थोड़े साल के बाद वापस मल्टीपल ऑफर्स क्रैक कर सकते हो। तो देखो ऐसे हम लोग जब भी कोई कंपनी से बात करें, कोई भी एचआर से बात करें, तो आपको बहुत पोलाइटली बात करना है। जैसे अगर आप कोई फर्स्ट कंपनी के एचआर के पास गए और वो बोले कि बजट नहीं, हम इतना ही दे सकते, तो वहां पे बोलना है ठीक है मैं सोच के बताता हूँ। जल्दी भी तभी का तभी भी डिसीजन लेने की जरूरत नहीं। आप उसके बाद सोच सकते हो दोनों कंपनी में से कि आपको कौन सा बेटर लग रहा है, फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि किस कंपनी से आपको बात करनी है। अगर आपको फर्स्ट कंपनी का ऑफर नहीं चाहिए तो आप वो कंपनी को बोल सकते हैं कि मैं दूसरी कंपनी का ऑफर सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपकी कंपनी को ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से बात करनी है और देखना है आपको कौन सा ऑफर सूट कर रहा है, फिर वो ऑफर के साथ आपको आगे बढ़ना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताया है। तो यहाँ पे एक मिस्टेक जो बहुत सारे लोग करते हैं, मैं ये भी बताना चाहूंगा। सपोज कि आपका सैलरी 5 लाख है और आप 10 से 12 की रेंज की सैलरी मांग रहे थे, आप पे डरो मत। लोगों को लगता है अरे यार इतनी ज्यादा सैलरी कौन देगा, मैं इतनी ज्यादा सैलरी मांगूंगा तो एचआर तो मेरे को कंसिडर ही नहीं करेगा। ऐसा नहीं होता है। अगर एचआर का बजट 8 लाख रहा ना तो आपको बोल देगा कि हमारा मैक्सिमम बजट 8 लाख है, आपको चलेगा क्या। तो अगर आपके पास कोई भी ऑफर नहीं है तो आप एटलीस्ट 5 से 8 लाख आने के लिए पहले ऑफर के लिए जा भी सकते हो। उसको बोल सकते हो ठीक है मुझे चलेगा। आपको वो कंपनी में ऐसा नहीं है ना कि आपको वो फर्स्ट ऑफर मिला तो आपको जाना ही है, आप उसके बेसिस पे मल्टीपल ऑफर्स ला सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये बेटर स्ट्रेटेजी होती है कि अगर आपको 5 से 15 जाना है तो एक पहले बीच का ऑफर 8 से 9 या 10 का लेके आओ,
फिर उसके ऊपर लेके आओ। ऐसे अगर आप मल्टीपल ऑफर्स क्रैक करते हो ना, तो आप 5 से 15 पहुंच जाओगे। सिर्फ एक ऑफर से 5 से 15 जाना, तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि आप नहीं जा सकते, स्टार्टअप और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी दे भी देती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द सिनेरियो में ऐसा नहीं होता, आपको मल्टीपल ऑफर्स क्रैक करने ही पड़ेंगे। ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है जब भी आप सैलरी नेगोशिएट कर रहे हो। तो यहाँ पे देखो, ऐसा भी नहीं है कि हम लोग ये सब स्ट्रैटेजी अप्लाई करके एकदम परफेक्ट एचआर का जितना बजट है वो निकाल ही सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी एचआर का बजट 15 लाख होगा तो हम 13 लाख में भी सेटल हो सकते हैं। वो 1-2 लाख का डिफरेंस तो होगा ही होगा। ऐसा नहीं कि उसका 15 लाख है तो मैं 15 लाख ही निकालने की कोशिश करूँ, ऐसा नहीं होगा। हम लोग कभी भी एग्जैक्ट बजट समझ नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ, हम हमारे रिसर्च से ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ, इतना सारे तो मुझे मिलना ही चाहिए। उससे ऊपर नीचे 1-2 लाख आप कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट बात है, आप जब भी सैलरी नेगोशिएट कर रहे हो ना, वहाँ पे ये भी देखो कि आपको क्या वो ज्वाइनिंग बोनस दे रहा है, क्या 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 और बेनिफिट्स है जो आपको वो कंपनी से मिल सकते हैं। कभी कभी आपका नोटिस पीरियड जैसे ही कम होना चालू होता है और आप इमीडिएट ज्वाइनर हो, तो आपको कोई कोई कंपनी ज्वाइनिंग बोनस भी देती है। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि ज्वाइनिंग बोनस रहता है ना, ये वन टाइम ही रहता है। समझो कि आपको 13 लाख का पैकेज मिल गया और एक दूसरी कंपनी बोल रही है कि हम आपको ज्वाइनिंग बोनस देंगे 1 लाख का, तो आपका यहाँ पे पैकेज 14 लाख नहीं हुआ, क्योंकि वो जो 1 लाख ज्वाइनिंग बोनस है ना, वो आपको एक ही बार मिलेगा। तो ये भी ध्यान रखना, आपका नेक्स्ट ईयर से पैकेज 13 लाख ही होगा। तो बहुत लोग बोलते हैं अरे मेरा पैकेज 14 लाख हो गया, नहीं, ये ज्वाइनिंग बोनस तो आपको वन टाइम ही मिलेगा। तो ये भी फैक्टर आपको कंसिडर करने हैं। उसका जो नेक्स्ट फैक्टर होता है ना, ये मोस्टली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां स्टार्टअप में होता है, वो आपको ईसॉप्स देते हैं। ईसॉप्स मतलब काइंड ऑफ शेयर होते हैं कंपनी के। तो कभी-कभी क्या होता है, समझो कि एक स्टार्टअप है, वो आपके पास आती है कि हम आपको 13 लाख का इन हैंड सैलरी मतलब कैश कंपोनेंट ऑफर कर रहे हैं, और हम लोग 5 लाख का आपको ईसॉप दे रहे हैं, मतलब शेयर्स दे रहे हैं। तो आपको यहाँ पे लगेगा अरे 13 लाख कैश कंपोनेंट दे रहे हैं और 5 लाख का शेयर्स दे रहे हैं, मतलब मेरा पैकेज 18 लाख हो गया, जिसको हम लोग सीटीसी बोलते हैं। ऐसा नहीं होता। आपको वो कंपनी को पूछना है, ये जो आप 5 लाख का शेयर दे रहे हो, वो हर साल में दे रहे हो या फिर डिवाइडेड होता है? मतलब जब भी कोई कंपनी आपको शेयर देती है ना, जैसे कि ये केस में आपको 5 लाख के शेयर दिए, तो आपको 5 लाख के शेयर पहले साल में नहीं मिलेंगे, वो डिवाइड बाय 3 होते हैं। तो मतलब 5 लाख डिवाइड बाय 3 वो आपको फर्स्ट ईयर मिलेगा, फिर 5 लाख डिवाइड बाय 3 वो आपको सेकंड ईयर मिलेगा, फिर 5 लाख डिवाइड बाय 3 वो आपको थर्ड ईयर मिलेगा। तो ऐसा होता है। तो यहाँ पे आपका सैलरी 18 लाख नहीं हुआ सीटीसी, आपका सैलरी कितना हुआ? 13 लाख जो कैश कंपोनेंट दे रहे वो तो है, और फिर 5 लाख डिवाइड बाय 3 मतलब 1.66 हुआ। तो आपको फर्स्ट ईयर में आपका सैलरी 14.66 हुआ, ना कि 18 हुआ। तो ये भी बहुत लोग गलती करते, बोलते अरे 18 लाख का पैकेज मिला। नहीं, आप ये सब फैक्टर कंसिडर करो कि ज्वाइनिंग बोनस जो होता है वो आपका वन टाइम होता है। शेयर्स जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं, मतलब हर एक कंपनी का अलग अलग होता है। कोई कंपनी आपको बोलेगी 5 लाख का शेयर दे रही हूँ, लेकिन 3 साल में आपको मिलेगा, मतलब 5 डिवाइड बाय 3 होगा। कोई ऐसे बोलेगी कि आपको 5 साल में 5 लाख के शेयर मिलेंगे, तो यहाँ पे 5 डिवाइड बाय 5 मतलब आपको हर साल 1-1 लाख के शेयर मिलेंगे, तो आपका पैकेज यहाँ पे 14 लाख हुआ। तो ये भी लोगों को पता नहीं होता, लोग सीधा फाइनल सीटीसी पे कंसिडर करते हैं और बोलते हैं, फिर डिसाइड करते हैं 2 ऑफर में से अरे चलो सबसे ज्यादा जो मिल रहा है उसमें जाते हैं। ऐसा नहीं है। ये सब फैक्टर भी डिसाइड करना होगा। आपको नहीं पता तो आप एचआर को पूछ भी सकते हो कि ज्वाइनिंग बोनस कितनी बार मिलेगा, ये जो शेयर्स है ये मुझे कितने साल में मिलेंगे। वो हिसाब से आप आपका फाइनल सैलरी कैलकुलेट करना कि आपको फाइनल सीटीसी कितना मिला है, तो फिर आप डिसाइड करना कि आपको कौन से कंपनी में जाना है। तो मैंने ये वीडियो में ट्राई किया कवर करने का कि क्या मिस्टेक्स लोग करते हैं, आपको क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए, और मैंने यहाँ पे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किया। मैंने ये टिप्स एंड ट्रिक्स यूज किए हैं और उससे मुझे बेटर रिजल्ट्स मिला है। तो होप आपको भी ये सब टेक्निक्स यूज करके जितना ज़्यादा सैलरी मिल सके उतनी अच्छी बात है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो या कुछ भी नहीं समझा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बता सकते हो। और अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। तो चलो आज के वीडियो में इतना ही। मैंने ट्राई किया है कि जितने भी सिनारियोस हो, जो भी लोग मिस्टेक्स करते हैं वो सब ये वीडियो में कवर करने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आप मेरे ऐसे अपकमिंग वीडियोस मिस ना करो। थैंक यू।